फर्स्ट ईयर की पेपर प्रेजेंटेशन आज आप सीख रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स जहन में रखें कि जब तक ये प्रेजेंटेशन ना हो, पेपर फेडरल बोर्ड का आप देने जा रहे हैं, तो ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ ही आप अच्छे नंबर ले सकते हैं और 90 से ऊपर जो नंबर हैं उन वो लेने के लिए, हासिल करने के लिए ये प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी लिखी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि उनसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता। हर सवाल के 4 नंबर हैं, हिस्सा 2 में लिखेंगे आप इस तरह मिड में, दरमियान में, और उसके बाद आप सवाल नंबर 2 भी मिड में लिखेंगे, दरमियान में, सफ़े के दरमियान में, और फिर राइट साइड पे यहाँ आप लिखेंगे मुख्तसर जवाबात। ठीक है, राइट साइड पे मुख्तसर जवाबात यहाँ पे। उसके बाद यानी ये मुख्तसर जवाबात, और ये मैंने इसके सामने टाइम मैनेजमेंट लिखी हुई है। ये पूरे का पूरा सवाल नंबर 2 आपने करना है 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में। 12 सवालात होंगे, 12 क्वेश्चंस, मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 60, यानी हर सवाल पे आपने 5 मिनट लगाने हैं। सबसे पहले आपने हिस्सा नसर लिखना है ऐसे ब्रैकेट में, फिर उसके बाद आपने ये जो आपके सामने मौजूद है, ये आपने इसी तरह 1 लिखना है, सवाल का नंबर। फिर उसके बाद असली गुलाम, फर्ज करें कि असली गुलाम वाला सवाल आया है, तो आप लिखोगे असली गुलाम, हेडिंग दोगे, जस्ट हेडिंग, कोई क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इस तरह ये जो पहली लाइन आप लिखोगे, ये आप इतनी सी जगह छोड़ के लिखोगे। फिर उसके बाद ये 4 लाइनों पे आप आंसर लिखोगे, फिर एंडिंग लाइन लगाओगे। इस तरह ये एंडिंग लाइन बहुत जरूरी है, ये वाली। उसके बाद ये सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल। फिर उसके बाद ये हेडिंग, ये देखें हेडिंग, शुद्धि और संगठन की तहरीकों वाला अगर आ जाए तो फिर उसके बाद ये जवाब आप लिखोगे। इसी तरह अगला सवाल, सवाल का नंबर दोगे 3, फिर आंगन का मरकजी ख्याल अगर आया तो ये आप लिखोगे, और इतनी सी जगह खाली छोड़ के पहली लाइन, और ये 4 लाइनों पे जवाब देने के बाद ये एंडिंग लाइन आप लगाओगे। उसके बाद आप ये सवाल नंबर 4 लिखोगे, दिल्ली की रियासतें, अगर ये वाला सवाल आया है। फिर उसके बाद 5वां अगर सवाल इस तरह आया है तो तालवी खाने, हेडिंग देने के बाद आपने इस तरह करके इसकी प्रेजेंटेशन लिखनी है। इसके साथ आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो ये हिस्सा नसर खत्म हो गया। अब हिस्सा नज्म शुरू हो गया। हिस्सा नज्म का पहला सवाल, शहर आशोब का मरकजी ख्याल, अगर ये आता है, ये तो फर्जी सवालात बने हुए हैं। इसी तरह फिर हिस्सा नज्म का दूसरा सवाल आपने करना है, फिर हिस्सा नज्म का तीसरा सवाल, फिर उसके बाद हिस्सा गजल आपने लिखना है इस तरह। ठीक है, हिस्सा गजल आपने लिखना है। फिर उसके बाद इसका भी नंबर 1, इसमें सिर्फ 1 सवाल आता है। ठीक है, हिस्सा गजल में आपको सिर्फ 2 सवाल होते हैं, उसमें से 1 करना होता है। फिर उसके बाद हिस्सा कवायद आता है। कवायद मसलन तशबीह आया तो इसी तरह आप तशबीह लिखेंगे, लफ्जी मानी लिखेंगे, इस्तिलाही मफहूम लिखेंगे, फिर उसकी मिसाल देंगे, नसरी भी और शेरी भी। फिर इसी तरीके से दूसरा सवाल है, अगर तो ग्रामर के 2 सवाल आप कर रहे हैं, वैसे तो फर्स्ट ईयर में 1 ही सवाल होता है, इसलिए आपने 1 ही की प्रेजेंटेशन काफी है सीखने के लिए। अब सवाल नंबर 3 आएगा, तलखीस करें और उन्वान दें। आपने इस तरह करके तलखीस करनी है, 2 से 2.5 लाइनों की, सिर्फ 2 लाइनों की करें, बहुत छोटी सी तलखीस, और उसके बाद उन्वान देंगे आप। उन्वान तलखीस का आपने देना है, बहुत प्यारा सा उन्वान देना है, जो भी आपको लगे कि ये पैराग्राफ किसके बारे में है। तलखीस होती है प्रेसी राइटिंग, प्रेसी की तरह होती है, समराइज करना होता है, 45 वर्ड्स होने चाहिए मैक्सिमम। अब देखें अगला सवाल, हिस्सा सोम, नए पेज से शुरू करना है। आप ये आपने हिस्सा सोम कहाँ लिखना है, ये वाला नए पेज पे। फिर आपने साथ लिखना है सवाल नंबर 3, ये मैंने लिखा हुआ है साथ कि हर नया सवाल नए सफ़े से शुरू करें, और वक्त इसका 20 मिनट है। इस तीसरे सवाल का वक्त कितना है, 20 मिनट। ये वैसे मैंने लिखा है, आपने उधर नहीं लिख देना, पेपर में नहीं लिखना, ये तो मैंने आपके लिए लिखा है टाइम मैनेजमेंट। इसके कुल नंबर 6 होते हैं, 6 नंबर हैं। फिर इक्तिबास की तशरीह हेडिंग देनी है आपने। फिर ये कुल नंबर भी आपने नहीं लिखने, ये मैंने आपके लिए लिखा है वैसे। हवाले मतन आपने लिखना है, अलिफ।
हवाला मतन क्या होता है कि सबक का उन्वान होता है और मुसन्निफ का नाम। ये आपने लिखने के बाद आपने तशरीह की हेडिंग देनी है और फिर तशरीह करनी शुरू करनी है। तशरीह की हिदायत आपके सामने स्क्रीन पे आप नजर आ रही हैं। ये हिदायत याद रखें, सिर्फ दाएं जानिब हाशिया लगाएं, मार्जिन लाइन। तशरीह के आगाज में मुसन्निफ के बारे में 4 खास बातें लिखें। कौन सी 4 बातें? असल नाम, लक़ब, वजह शोहरत, उसलूब। उसके बाद तशरीह को पैराग्राफ की सूरत में लिखें। उसके बाद तशरीह की तिवालत यानी लेंथ 3 सफ़हात या कम अज कम 2.5 सफ़हात, 2.5 साइड्स ये होनी चाहिए। तशरीह करते वक्त यानी इक्तिबास की तशरीह करते हुए दरमियान में हवाले की आयत या शेर या हदीस लाजमी लिखें। हवाला लिखते वक्त ऊपर नीचे एक एक सतर खाली छोड़ दें। ठीक है। और आखिर में क्या, गोया हवाला जो है वो 4 लाइनें आपकी खर्च करेगा। आखिर में 2 सत्रों पर मुश्तमिल नसरी महासिन लिखें। ओके, इस तरह करके आपने पैराग्राफिंग करनी है तशरीह की, फिर एंड पर नसरी महासिन लिखने हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। फिर नए सफ़े पे सवाल नंबर 4 लिखना है। ठीक है, नए सफ़े पे, न्यू पेज पे। मैंने यहाँ तो साथ ही लिखा है, लेकिन आपने प्रेजेंटेशन में नए पेज पे लेके जाना है। ठीक है, हर नया सवाल नए सफ़े से शुरू करें। इसके 7 नंबर हैं, ये नज़मिया जुज़ होता है। ठीक है, ये कौन सी चीज़ है? ये नज़मिया जुज़ की तशरीह है और वक्त इसका भी कितना है? 20 मिनट। आप इस तरह अलिफ लिखेंगे, हेडिंग देंगे अलिफ मार्कर से या बे, आप जो पसंद करें। फिर उसके बाद आप नज़्म का उन्वान लिखेंगे इस तरह, फिर आप शायर का नाम लिखेंगे, फिर तशरीह की हेडिंग देंगे। उसके बाद शुरू में शायर के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर नज़्म का मरकजी ख्याल थोड़ा सा, फिर उसके बाद तशरीह शुरू करेंगे। और इसकी हिदायत भी देख लें, सिर्फ दाएं जानिब हाशिया लगाएं। तशरीह के आगाज में शायर के बारे में 4 खास बातें लिखें। असल नाम, लक़ब, वजह शोहरत और उसलूब। मफहूम और अल्फाज मानी अलग लिखने की जरूरत नहीं, याद रखिए। ये नहीं जरूरी है कि आप मफहूम अलग लिखो। तशरीह को पैराग्राफ की सूरत में लिखें। फिर उसके बाद क्या है, तशरीह की तिवालत यानी लेंथ 3 सफ़हात या कम अज कम 2.5 सफ़हात होने चाहिए। ये 3 अशार की, ये 3 शेर होते हैं ना, हर सफ़े पर एक एक शेर की तशरीह करते जाएंगे तो 3 सफ़े तो बन जाएंगे ना। तशरीह करते हुए दरमियान में हवाले की आयत, हदीस या शेर लाजमी लिखें। हवाला लिखते हुए ऊपर नीचे एक एक सतर खाली छोड़ें। गोया हवाले का जो शेर है वो क्या करेगा, कितनी जगह खर्च करेगा? वो 4 लाइनें खर्च करेगा। ठीक है, इसलिए ज़हन में रखिए। जी, अभी मैं बता रहा था आपको कि ज़हन में रखिए कि तशरीह को पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, फिर कम अज़ कम 2.5 सफ़हात लिखने हैं। उसके बाद तशरीह लिखते वक्त तो ऊपर नीचे हवाले का जो शेर लिखना है उसके ऊपर नीचे एक एक सतर खाली छोड़नी है, और आखिर में 2 सतरों पर मुश्तमिल फ़न्नी महासिन लिखने हैं। ये देखिए फ़न्नी महासिन। ठीक है, ये नज़्म में भी लिखने हैं और गज़ल में भी लिखने हैं। सवाल नंबर 5, ये गजलिया अशार की तशरीह होता है। सवाल नंबर 5, और इसमें हर जुज के यानी हर शेर के 3-3 नंबर होते हैं। तो हर नया सवाल नए सफ़े से शुरू करें और वक्त इसका 25 मिनट। गजल के सवालात का यानी गजल के अशार की तशरीह का ये 25 मिनट का टाइम। शायर का नाम लिखना है आपने, पहले आपने वो लिखना है जुज जो पिक करना है। ठीक है, मार्कर के साथ के अलिफ आप कर रहे हैं या बे कर रहे हैं या जीम। शायर का नाम लिखें, इधर हेडिंग दें और फिर इधर शायर का नाम लिख दें। तशरीह की हेडिंग देने के बाद नीचे वाली लाइन से शुरू करें, यहां से। ओके, फिर उसके बाद आप नीचे तशरीह करते जाएं। तशरीह के लिए आप क्या करोगे, तशरीह के लिए आपने ये वाली खास खास हिदायत पढ़नी है। सिर्फ दाएं जाने मार्जिन लाइन लगाएं। तशरीह के आगाज में शायर के बारे में 4 खास बातें लिखें। तशरीह को पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है आपने। तशरीह की तिवालत यानी लेंथ ये कितनी होनी चाहिए, ये एक एक सफ़ा कम अज कम, ये 1.5 सफ़े तक अगर आप ले जाएं तो वेल एंड गुड, लेकिन एक सफ़ा कम अज कम होना चाहिए। फिर हवाले के लिए भी वही बातें हैं जो आपको पहले बताई हैं।
جو آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہیں وہی حوالے کے لیے کہ یعنی حوالہ لکھتے وقت اوپر نیچے ایک ایک لائن کیا کرنی ہے، خالی چھوڑنی ہے، کیونکہ جب آپ ایک ایک لائن خالی چھوڑو گے اوپر نیچے تو پھر جا کر آپ کا بالکل صحیح اور پرفیکٹ جواب ہوگا اور حوالہ بھی بالکل پرفیکٹ ہوگا، اس لیے خیال کیجئے۔ اوکے جی، ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے، تمام سٹوڈنٹ سن رہے تھے کہ کس طرح تشریح کرنی ہے، اور تشریح کے لیے آخر پہ فنی محاسن لازمی لکھنے ہیں۔ ہر شعر کا الگ الگ فنی محاسن جو شاعر کے بارے میں خاص بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بے آپ جز لکھیں گے، وہاں بھی شاعر کا نام، تشریح، پھر آپ اسی طریقے سے یہی ہدایات ہیں ادھر بھی، پھر اس کے بعد آپ جیم لکھیں گے یعنی تیسرے شعر کی تشریح، یہ غزلیات سے 3 شعر کی تشریح کرنی ہوتی ہے، 3 اشعار کی، ٹھیک ہے بچے۔ اور آپ کی کتنے اشعار ہوتے ہیں ٹوٹل؟ 5۔ اب سوال نمبر 6 آپ لکھیں گے 6 کویسچن کیا ہے، ہر نیا سوال آپ نے نئے صفحے سے شروع کرنا ہے، یہ ہے درخواست یا خط آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز آتی ہے، نمبر اس کے 5 ہیں۔ میں نے پہلے درخواست کا خاکہ بنایا ہوا ہے، اس طرح آپ نے درخواست لکھنی ہے جو جیسے آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ نے بخدمت جناب لکھنا ہے، پھر اس کے بعد جو بھی جس کو درخواست لکھی جا رہی ہے اس کا نام جو پیپر میں لکھا ہوگا، ضلع الف بے جیم، اور الف بے کے درمیان یہ ڈیش ڈالنی ہے چھوٹی سی، پھر عنوان کی ہیڈنگ دینی ہے، عنوان کی ہیڈنگ کے بعد ڈبل ڈاٹ ڈالنا ہے آپ نے، اس کو کیا بولتے ہیں، رابطہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ نے عنوان لکھنا ہے۔ مثلا عنوان کیا ہوگا، ایسے کر کے لکھیں گے درخواست، یہ درخواست لکھا جاتا ہے، پڑھا درخواست جاتا ہے، یاد رکھ، درخواست برائے، ٹھیک ہے، صفائی محلہ یا جو بھی ہو، ٹھیک ہے، درخواست برائے صفائی محلہ، ایسے آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے عنوان درج کرنا ہے۔ پھر آپ نے جناب علی لکھنا ہے، ادھر مڈ میں بھی لکھا جاتا ہے جناب علی، اور رائٹ سائڈ پہ بھی آپ لکھ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے 2 پیراگراف میں درخواست لکھنی ہوتی ہے، کم از کم 2 پیراگراف، اینڈ پر نوازش ہوگی، اور رائٹ سائڈ پہ آپ تاریخ لکھتے ہو اس طرح کر کے جیسے میں نے لکھی ہے یہ، اور العارض لکھنا ہوتا ہے جب ایک بندہ درخواست دے رہا ہو، اور العارضین تب لکھتے ہیں جب محلے والے سارے دے رہے ہوں مل کے، اہل محلہ بھی لکھ سکتے ہیں، اہل علاقہ بھی اینڈ پر لکھ سکتے ہیں، جب العارضین اوپر لکھا ہو نا پھر یہ لکھنا ہے، اور ساتھ نیچے کیا لکھنا ہے، الف ڈیش بے ڈیش جیم۔ تو یہ درخواست ہو گئی۔ درخواست کے ہدایات بھی درخواست کی نوٹ کریں، آغاز اور اختتام کے آدھے نمبر ہیں، یہ یاد رکھیے، خاکے کے مطابق لکھیں۔ پھر درخواست لکھتے وقت التجائی لہجہ اور الفاظ ہونے چاہیے، یہ نہیں ہو کہ آپ حکم دے رہے ہوں، حکم نہیں، ریکویسٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ریکویسٹ کا انداز ہونا چاہیے۔ اور پیراگراف کی صورت میں لکھیں گے، پہلے پیراگراف میں مسائل اور دوسرے میں ان مسائل کا حل لکھیں گے۔ درخواست کے زیادہ تر موضوعات مسائل پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے منطقی ترتیب ہونی چاہیے، واقعات حقیقت پر مبنی ہوں، اور طوالت کتنی ہونی چاہیے، یعنی لینگتھ 1 سے 1.5 صفحہ۔ تو یہ تھی درخواست۔ اب ہم آپ کو خط کا خاکہ دکھاتے ہیں۔ خط کا خاکہ یاد رکھیں، درخواست یا خط میں سے صرف ایک لکھنا ہوگا، دونوں میں یا نہیں لکھا ہوگا، چوائس نہیں ہوگی، یاد رکھیں، نو چوائس، اس لیے دونوں کو تیار کیجئے۔ تو خط کیسے لکھتے ہیں، امتحانی مرکز رائٹ سائڈ پہ لکھتے ہیں، پھر شہر الف بے جیم کے درمیان ڈیش لگاتے ہیں، پھر نیچے تاریخ کے بعد ادھر لیفٹ سائڈ پہ، ادھر بائیں سائڈ پہ میرے پیارے دوست لکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر اخبار کے مدیر کے نام اگر خط لکھ رہے ہوں تو محترمی و مکرمی جناب مدیر اخبار ادھر لکھتے ہیں میرے پیارے دوست کی جگہ پہ، ٹھیک ہے، اور السلام علیکم پھر لکھتے ہیں، اس میں واو نہیں ڈالنی، خیال کرنا ہے، اور الف کے بعد لام لازمی ہو، اسلام نہ ہو، اسلام علیکم ایسے نہ ہو، اسلام علیکم، نو، دیہاتیوں والا سلام نہیں کرنا، السلام علیکم ایسے لکھنا ہے۔ خیریت معلوم، خیریت مطلوب، یہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد یہ آپ کے سامنے خط موجود ہے، میری طرف سے تمام دوست احباب کو سلام اور دعا، یہ لیفٹ پہ لکھیں گے اینڈ پر، پھر والسلام، پھر تمہارا دوست خیر اندیش، یہ خیر اندیش کب لکھیں گے، جب اخبار کا مدیر ہو، اور تمہارا دوست کب لکھیں گے، جب کسی دوست کو خط لکھ رہے ہیں،
اور الف डैश बे डैश जीम एंड पे लिखेंगे। सही है, ये खत है। और खत की हिदायत क्या है, आगाज और इख्तिताम के आधे नंबर हैं, खाके के मुताबिक लिखें। खत लिखते वक्त शेर भी लिख सकते हैं जो मुताबिकत रखता हो खत के अंदर, याद रखिए शेर भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ की सूरत में लिखें, पहले पैराग्राफ में हालात, दूसरे में खास मौजू, मंतक की तरतीब होनी चाहिए, और तिवालत कितनी होनी चाहिए, 1 से 1.5 सफ़ा। 5 नंबर का खत होता है। फिर रुदाद या मुकालमा, इसमें भी वक्त कितना लगाना है आपने, 20 मिनट। और आगाज में मंजर लाजमी लिखना है जब आपने लिखना है मुकालमा, सिर्फ 2 सत्रों में आपने लाजमी लिखना है मंजर। फिर अस्सलाम वालेकुम दुरुस्त लिखना है। अस्सलाम वालेकुम अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं, वाव दरमियान में नहीं लिखनी, नंबर कट जाएंगे। सलाम और अल्लाह हाफिज के अलावा कम अज कम 14 मुकालमे लिखने जरूरी हैं, 14। मौजू की मुनासबत से लिखना है आपने, गैर जरूरी मुकालमे नहीं लिखने, फजूल नहीं ऐसे टाइम जाया करना, और 2 सफ़ात से ज्यादा तिवालत हो। रुदाद लिखनी हो तो फिर क्या करना चाहिए, मसलन उन्वान है जलसा तकसीम इनामात, तो आगाज शेर से करना है आपने स्टार्ट, फिर दरमियान और आखिर में भी शेर लिखने हैं, तमहीद अच्छी होनी चाहिए, पहले तारीख जगह मुकाम और फिर मेहमान खुसूसी कौन। आगाज, आगाज में शेर लिखें, तिलावत किसने की, फिर शेर लिखें, फिर नात किसने पढ़ी, फिर तकरीर किसने की, फिर शेर लिखें। फिर उसके बाद इनामात का सिलसिला, अगर यौम इकबाल की रुदाद हो तो इकबाल के अशार लिखें, बैतबाजी का तज़किरा करें। पैराग्राफ की सूरत में मंतकी तरतीब होनी चाहिए, वाकयात हकीकत पर मबनी होने चाहिए, ऐसा ना हो कि बस आर्टिफिशियल बातें ना लिखो। और सफात कितने होने चाहिए, 3। हवाला जात मार्कर से लिखें जली हुरूफ में। ओके जी, ये है पेपर का इख्तिताम, यहाँ पेपर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज आपको मैंने पेपर प्रेजेंटेशन में काफी सारी चीजें साथ ही सिखा दी, ताकि आप अच्छी तरह सीख सको कि कैसे आपने लिखना है पेपर, हल कैसे करनी है चीजें। अब हम आपको मुरक्कबात सिखाते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मुरक्कबात सीखना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि मुरक्कबात सिखाए जाएं।